जय हिंद मित्रों। आज आप लोगों को हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विभिन्न एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाते रहता है। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है कि चट्टानों का टूट कर अपने स्थानों पर पड़े रहना कहलाती है। जब चट्टान टूट कर अपने स्थान पे पड़े रहती है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे ए में ऑप्शन है अपक्षय, बी में है अपर्दन, सी में है अनाच्छादन, डी में है अनावृत्तिकरण। तो जब चट्टान टूट फूट कर अपने स्थान पे ही पड़ी रहती है तो उसको अपक्षय यानी कि बेदरिंग कहते हैं। लोहे में जंग लगना कहलाता है, यानी लोहे में जब जंग लगती है तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है ऑक्सीकरण है, कार्बोनीकरण है, जल योजन है और वियोजन है। तो जब लोहे में जंग लगती है उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है? यानी भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है। बहता हुआ जल, पवन, खनन और हिमनद। तो यह खनन जो देखते हैं मानव द्वारा होता है, यह जो है कि भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है। अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है, यानी अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता क्या है? ए में नदी है, बी में सागर है, सी में वायु है और डी में ताप है। तो अपक्षय जो होती है कि तापमान के प्रभाव के कारण जब चट्टान में अधिक ताप के कारण वो फैलती है और तापमान जब घटती है तो सिकुड़ती है, और इस क्रिया से ही चट्टान में टूट फूट की क्रिया उत्पन्न होती है, जिसको और टूट फूट के अपने स्थान पे ही रहती है, उसको अपक्षय कहते हैं। तो यह ताप के कारण होती है। पांचवा क्वेश्चन है, स्थल रूप विकास की अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। यानी अधोमुख कटाव प्रमुख जो होता है किस अवस्था में होती है? तो तरुणावस्था, प्रथम प्रौढ़ावस्था, अंतिम प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो देखिए, तरुणा अवस्था जो है इसमें जो होता है कि नदी की जो काटती है वह गहरा अपने घाटी को गहरी करती है, जिसको अधोमुखी कटाव कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीधी नुमा खड़े ढाल होती है किस नाम से जानी जाती है? यानी गहरी घाटी जो है कि वह सीधी नुमा खड़ी ढाल वाली होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में है यू आकार की घाटी, बी में है अंधी घाटी, सी में है गॉर्ज और डी में है कैनियन। तो कैनियन जो है कि वह आपको सीधी नुमा खड़े ढाल वाली आकृति होती है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है? तो आर्द्र प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, अर्ध शुष्क प्रदेश में, हिमानी प्रदेश में। तो रासायनिक अपक्षय जो होती है यांत्रिक अपक्षय की अपेक्षा सबसे अधिक जो होती है आर्द्र प्रदेश में, क्योंकि आर्द्र प्रदेश में ही रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है, जहां जल की प्राप्ति बृहद पैमाने पर होती रहती है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्यों से नहीं है? यानी इसमें से किस में जो नदी कार्यों से नहीं है? तो जल प्रपात का, गोकुल झील का, बरखान का और भी आकार की घाटी। तो देखिए, यह बरखान जो है कि वायु के द्वारा होती है, बाद बाकी जल प्रपात, गोकुल झील और भी आकार की घाटी जो है नदी के द्वारा निर्मित होती है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी की किस अवस्था में होती है? युवा अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में, तीनों अवस्था में। तो यह जलोढ़ शंकु जो होता है वह प्रौढ़ावस्था में इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, हिमोद किसके द्वारा निक्षेपित क्रिया किए जाते हैं? यानी हिमोद जो होता है किसके द्वारा निक्षेपित होती है? तो देखिए कि नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमनद के द्वारा, जल तरंग के द्वारा। तो हिमोद का जो निक्षेप होती है हिमनद के द्वारा होती है। अब देखिए मित्र 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पवन अपरदन द्वारा नहीं बनता है? तो यहाँ गारा है, भूस्तंभ है, जुगेन है, वालुका स्तूप है। तो वालुका स्तूप जो है कि वह पवन के निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, बाद बाकी यह गारा, भूस्तंभ और जुगेन जो है वह अपरदनात्मक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी वालुका स्तूप हो जाएगा। यू आकार की घाटी बनती है हिमानी क्षेत्र में, प्रौढ़ नदी क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में, चूना क्षेत्र में। तो हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी बनती है, यानी इसका आंसर जो होगा हिमानी क्षेत्र होगी। ठीक।
अब देखिए कि 13 नंबर क्वेश्चन में फ्योर्ड कहता है निम्न में से कहां नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ नॉर्वे कहता है, चिली कहता है, और सी में लीबिया है, और डी में लेब्राडोर है। यह क्वेश्चन देखिएगा इसी सीरीज में पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो यहाँ लीबिया जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है फ्योर्ड नहीं पाई जाती है। फ्योर्ड एक जो है कि हिमानी स्थलाकृति है, जो कि आप जानते हैं कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो होती है वहां पे हिम का जो है कि बृहद पैमाने पे भंडारण होती है, जिसके कारण वहां फ्योर्ड पाई जाती है। जबकि यह जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लीबिया है, जिसके कारण लीबिया में ही जो फ्योर्ड नहीं पाई जाती है। अब देखिए हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति है नुनाटक, कंकटगिरी, ड्रमलिन और मोरे। तो यह ड्रमलिन जो यह नुनाटक जो है हिमानी अपरदन से निर्मित स्थलाकृति जो है वह नुनाटक है। अब कास्ट प्रदेश की भूमिगत कंदरा की छत पर बनने वाली आकृति को कहते हैं, यानी कास्ट रीजन में जो देखते हैं कि भूमिगत जो होती है छत इस प्रकार से रहती है, उस छत पे बनने वाली आकृति को जो क्या कहते हैं, जैसे देखते हैं कास्ट रीजन में क्या होता है कि पानी जब ऊपर से टपकता है तो उसके साथ जो है यानी चूना कार्बोनेट की जो मात्रा होती है वो भी आती है। जब अधिक वाष्पीकृत होकर जब पानी उड़ जाती है वाष्प बन के, तो उसमें जो है तो चूना जो लाइमस्टोन होता है चपक जाता है, जिसके कारण ऊपर देखिएगा इस प्रकार की ऐसे आकृति बनती रहती है। इस प्रकार से ऐसे आकृति बनती रहती है। इसी को कहा जाता है जो कि आपको स्टेलेक्टाइट। जैसे आप देखिएगा यह जो है खास करके ऐसा मिलता है बलित मोरदार पर्वत में, जो देखते हैं कि यह आपको स्टेलेक्टाइट, जैसे खास करके आप देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसी को लोग शिवलिंग के तौर पे पहचान करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, जबकि साइंटिफिक दृष्टिकोण से वह क्या है जो स्टेलेक्टाइट है। और जब वही चीज नीचे जब टपक के जम जाती है तो उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा और हिमानी के द्वारा। तो घोल रंध्र की जो निर्माण होती है वह जो होता है भूमिगत जल की क्रिया द्वारा होती है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? नदी के द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? जलोढ़, हिमोढ़, लोएस और पथरीली। जलोढ़ मिट्टी जो है वह नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति जो मिट्टी की निर्माण होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और हिम के द्वारा होता है हिमोढ़ कहते हैं। लोएस और पथरीली मिट्टी जो होता है वह पवन के द्वारा होती है। अब देखिए हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है, हिमनद द्वारा, तो यहाँ पे लोएस कह रहा है, दूसरा हिमोढ़ कह रहा है, बालुई कहता है और डेल्टाई कहता है। तो यह जो देख रहा है हिमोढ़ जो है कि हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है, स्थलाकृति भी क्लियर। इनमें से कौन हिमनद के कार्य से संबंधित है? यहाँ जल प्रपात है, रोधिका है, सर्क है, बालुका स्तूप है। तो देख रहे हैं कि यह क्या कर रहा है हिमनद द्वारा। तो हिमनद द्वारा जो स्थलाकृति है वह जो है सर्क होगी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बरखान का तो नदी का है, भौम जल से है, हिमनद से है, पवन। तो बरखान का संबंध जो है कि पवन से है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कितने ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? यानी जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा में ह्रास होती जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन में कि कितने ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है जहां पे किसी प्रकार की जीव जंतु नहीं पाई जाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 90 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 150 किलोमीटर है। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है। थैंक यू मित्रों।